क्वेश्चन है 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। m1d1 बराबर m2d2। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 इसलिए लिखा है फॉर्मूले में क्योंकि प्रश्न में दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में पूछा ये गया है कि 28 पुरुष इसी काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये है यहाँ पर दूसरी स्थिति। और यहाँ पर m1 दर्शाया गया है और d भी लिखा हुआ है। m यानी कि व्यक्तियों की संख्या और d यानी कि दिनों की संख्या। तो पहली कंडीशन के अनुसार व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 16। तो यहाँ पर m1 के स्थान पर हम 16 लिखेंगे। और दिनों की संख्या कितनी है? आप देख सकते हो कि दिनों की संख्या यहाँ पर 7 है, तो d1 के स्थान पर हमें 7 लिखना है। अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है उसमें यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 28। तो m2 के स्थान पर हम 28 लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। और दिनों की संख्या तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो यहाँ पर हम d2 ही लिखेंगे। अब हम इसको हल कर सकते हैं। 7 के पहाड़े से यहाँ पर 28 कटेगा 4 बार और 4 से यहाँ पर 16 कटेगा 4 बार। तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर है d2। तो यहाँ पर d2 की वैल्यू कितनी आई है? 4 दिन आई है। प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आंसर आया है कि कार्य जो है वो 4 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तुओं के बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो पहला संबंध दिया हुआ है वो अंकित मूल्य और लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि 85 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है यानी कि जो 85 वस्तुओं का मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, ये किसके बराबर है? 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम मार्क्ड प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बट्टा लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 153 तो है ही, और जो ये 85 है ना, ये चला जाएगा दाएं पक्ष में, भाग में चला जाएगा। अब हम इसको 17 के पहाड़े से काटेंगे ना, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो संबंध आया है वो कितना आया है? 9/5 का आया है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मार्क्ड प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस कितना है? 9/5 है। तो आइए अब आगे प्रश्न को हल करते हैं, लेकिन आपको ये डाटा ध्यान रखना है कि मार्क्ड प्राइस और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बीच में जो अनुपात का संबंध आया है वो कितना आया है? 9/5 आया है। अब यहाँ पर अगला संबंध दिया हुआ है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ही अनुपात निकालना होगा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में भी। तो 104 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? 65 वस्तुओं के, यहाँ पर लिखा हुआ है 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो 65 वस्तुओं का मार्क्ड प्राइस इस तरह से हम लिख देंगे। तो सेलिंग प्राइस बट्टा हम मार्क्ड प्राइस निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर 65 तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो ये 104 है ये बट्टे में चला जाएगा और यहाँ पर हम 13 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो ये अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 5/8 का। तो सेलिंग प्राइस अनुपात जो मार्क्ड प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 5/8 आएगा। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अब ये जो अनुपात आया है वो कितना कितना आया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ये अनुपात पहले वाला है वो कितना है, और यहाँ पर आपको पता है कि अब ये जो अनुपात आया है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में वो कितना आया है? यहाँ पर था 5 और यहाँ पर था 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन तीनों के बीच में अनुपात का संबंध निकाल लेते हैं। मार्क्ड प्राइस और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम किस तरह से अब यहाँ पर अनुपात लिखेंगे? आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला अनुपात आया था 9/5, ये किस किस के बीच में है? मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस के नीचे 9 और यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे 5। फिर यहाँ पर देखिए कि जो ये अंकित मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 8/5। तो यहाँ पर अंकित मूल्य के नीचे 8 और यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे 5, इस तरह से यहाँ पर लिखना होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो ये 9 है 8 है ये अलग अलग क्यों आ रहा है, जबकि वस्तु तो यहाँ पर एक ही तरह की है।
एक ही तरह की तो वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर जो ये अंकित मूल्य है ना, आपने देखा कि अंकित मूल्य का जब यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ अनुपात है तो ये तो 9 है, लेकिन जब अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात है तो ये 8 है। लेकिन वास्तव में ये वैल्यू जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर हम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 9 में 8 का गुणा कर दे और 8 में हम 9 का गुणा कर दे तो ये 72 हो जाएगा। लेकिन अनुपात है ना, तो यहाँ पर अगर 8 का गुणा किया है तो यहाँ पर आपको 8 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर 9 का गुणा किया है तो यहाँ पर 9 का गुणा करना होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नया अनुपात क्या आएगा। 9 का गुणा 8 से करो चाहे 8 का गुणा 9 से करो, यहाँ पर आएगा 72 यूनिट। अंकित मूल्य कितना आ गया, 72 यूनिट आ गया है। 5 का गुणा 9 से किया जाएगा तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 45 यूनिट आएगा। और यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 40 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात क्या आएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछा ये गया है कि प्रत्येक वस्तुओं के बिक्री से, यानी कि हम वस्तुओं को बेचेंगे तो बेचने से अब यहाँ पर लाभ या हानि जो होगा ना उसका हमें प्रतिशत में आंसर देना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। लेकिन अब ये तो देखते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। वस्तु को बेचना है, आपको पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि वस्तु को जो खरीदा गया है वो तो 40 यूनिट में खरीदा गया है, और वस्तु को बेचना कितने में है, 45 यूनिट में। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ना कि लाभ तो हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। 40 की वस्तु को 45 में बेचा जाए तो 5 का लाभ ही तो होगा। अब आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है, तो बट्टे में हम 40 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, 40 है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 100 से। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 40 कटेगा 8 बार, और 100 में अगर 8 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.5%। लेकिन ये जो आंसर है ये लाभ प्रतिशत का आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 45 है, और क्रय मूल्य कितना है, 40 है। तो यहाँ पर 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, और हमने प्रतिशत में आंसर निकाला है तो वो कितना आया है, 12.5%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 285 रुपये में एक वस्तु को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 285 रुपये में अगर एक वस्तु को बेचा जाएगा तो 5% की हानि होगी। लेकिन अब हम ये तो पता लगाए पहले कि वो वस्तु है कितने रुपए की, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है तो फिर हम ये पता लगा लेंगे कि उसको अब कितने रुपए में बेचना चाहिए जिससे कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 5% की हानि हो रही है, तो 5% का अगर हम भिन्न रूप निकालें तो ये किसके बराबर होगा, हमें लिखना होगा 5, और परसेंट का चिन्ह तो हमें हटाना ही है, तो बट्टे में हम लिखेंगे 100। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20। तो 5% किसके बराबर होता है, 1/20 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, और यहाँ पर 5% की हानि हो रही है, और 20 का 5% होता है 1 के बराबर। अगर 20 यूनिट यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य है और 1 यूनिट की हानि हो रही है, तो 1 यूनिट की हानि तभी हो सकती है जब 20 रुपये की वस्तु को 19 रुपये में बेच दिया जाए। तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 यूनिट की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो 20:19 है, यानी कि अगर यहाँ पर 20 यूनिट क्रय मूल्य है तो 19 यूनिट विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर अब प्रश्न में जो 285 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है ना कि 285 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया है जिसके कारण दुकानदार को 5% की हानि हुई है। तो ये 5% की हानि भी इसी कारण हुई है क्योंकि वस्तु को 285 रुपये में बेचा गया है। तो ये 285 रुपये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जो ये 19 यूनिट आया है इसी की वैल्यू किसके बराबर है, 285 रुपये के बराबर है। तो 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 19 यूनिट किसके बराबर है, 285 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो 285 में हम 19 से भाग देंगे, और जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 15। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 1 यूनिट बराबर आया है यहाँ पर 15 रुपये।
तो यहाँ पर अब हम हल करते हैं। आपको पता लग गया कि 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 15 रुपये है। यानी कि अगर आप 19 में 15 का गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 285 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 20 में भी हम यहाँ पर 15 का ही गुणा करेंगे। तो 20 गुणा 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300 रुपये है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आ ही चुका है कि क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। तो अब प्रश्न में ऐसा पूछा जा रहा है कि वह दुकानदार जो है वो इस वस्तु को ही, जिस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है और 285 रुपये में बेचने पर 5% की हानि भी हो गई है। तो अब पूछ रहा है दुकानदार ऐसा कि अब इस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए जिससे कि 15% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर हमें अब विक्रय मूल्य निकालना है, पर ऐसा विक्रय मूल्य निकालना है जिसमें 15% का लाभ हो रहा हो। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य 300 दिया हुआ है इसका हम 15% निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 45 रुपये। तो अब आप ऐसा समझिए कि अगर क्रय मूल्य 300 रुपये है और 15% का दुकानदार को लाभ होना चाहिए, यानी कि 45 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो 45 रुपये का लाभ तभी हो सकता है जब 300 रुपये की वस्तु है और उसको 345 रुपये में बेच दिया जाए। अगर वस्तु को 345 रुपये में बेचा जाएगा ना, वो तो उसी स्थिति में यहाँ पर 15% का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे जिससे कि 15% का लाभ हो। तो वह मूल्य यहाँ पर कितना आया है, 345 रुपये आया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को एक वस्तु पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो यहाँ पर अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि 15% की छूट दी जाती है। तो 15% का भिन्न रूप क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं। तो 15% को हम लिखेंगे 15/100, और जब इसको हल किया जाएगा यानी कि सरल रूप में बदला जाएगा, यानी कि 5 के पहाड़े से काटा जाएगा, तो ये आ जाएगा 15% किसके बराबर, 3/20 के बराबर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया कि 15% का जो भिन्न रूप है वो किसके बराबर है, 3/20 के बराबर है। तो अब यहाँ पर जो 15% की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ना, ये तो क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, और 20 का 15% होता है 3 के बराबर, यानी कि 3 यूनिट की यहाँ पर छूट दी जा रही है। और 3 यूनिट की छूट तभी दी जा सकती है जब 20 रुपये तो वस्तु का अंकित मूल्य है और उस वस्तु को बेचा गया है 17 रुपये में, तो यहाँ पर 3 यूनिट की छूट दी जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न को हल करना है। आपने ये समझा कि यहाँ पर 20 यूनिट की अगर वस्तु है और 15% की छूट दी जा रही है तो उसको बेचा गया है 17 यूनिट में। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना था। अब आगे तो प्रश्न में कहा गया है कि 25% का लाभ होता है, यानी कि 15% की छूट प्रदान की जाती है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% का भिन्न रूप क्या होता है, 25/100 होता है, और जब इसको हल किया जाता है तो ये आ जाता है 1/4 के बराबर। तो 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है ये क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर 25% क्या है, लाभ है, और लाभ अगर हमें पता लगाना होता है या फिर लाभ का जो संबंध होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर 25% किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है ये होगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर CP यानी कि कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे हमें क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 4 का 25% होता है 1 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट का लाभ होगा। यानी कि 4 यूनिट की वह वस्तु है और 1 यूनिट का लाभ हो, और 1 यूनिट का लाभ तो तभी हो सकता है जब 4 की वस्तु को 5 रुपये में बेच दिया जाए, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 यूनिट का लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 यूनिट होगा, तो विक्रय मूल्य के नीचे ही हमें विक्रय मूल्य लिखना है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये संबंध निकाल दिया है, और आप यहाँ पर ये अनुपात लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो विक्रय मूल्य का अनुपात है अंकित मूल्य के साथ वो तो कितना है, 17 है, और विक्रय मूल्य का ही क्रय मूल्य के साथ जो अनुपात है वो 5 है। लेकिन ये
ये तो है तो एक ही वस्तु और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो ये बराबर होना चाहिए और हमें इसको बराबर करना होगा। और बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 17 में तो हमें 5 का गुणा करना चाहिए और 5 में हमें 17 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि 17 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा और 5 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 85 ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अनुपात है तो यहाँ पर अगर 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करना होगा। अगर यहाँ पर 17 का गुणा किया है तो इसमें भी हमें 17 का गुणा करना होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 20 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ गया है, 100 आ गया है। 17 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा 85 और यहाँ पर 4 का गुणा 17 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य कितना, 68 यूनिट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमें अनुपात निकालना था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर अनुपात कितना आया है, मार्केट प्राइस 100 है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 85 है और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 68 यूनिट है। अब प्रश्न में पूछा तो ये गया है कि वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है, वास्तविक कीमत यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। लेकिन प्रश्न में एक डाटा दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 500 रुपये है। तो यहाँ पर जो ये 100 यूनिट अंकित मूल्य है ना, इसी की वैल्यू किसके बराबर है, 500 रुपये के बराबर है। और हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यानी कि वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है। तो हमें यहाँ पर 68 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 100 यूनिट जो है ना वो 500 रुपये के बराबर है तो यहाँ पर 5 का ही तो गुणा किया गया होगा। और अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 68 यूनिट में हमें 5 से ही गुणा करना होगा। तो 68 गुणा 5 किया जाएगा तो कितना आएगा, 5 8 40 होगा और 5 6 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 340 रुपये आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता को 30 पेन बेचने के बाद 10 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि लाभ हो रहा है और लाभ तो किस स्थिति में हो सकता है, जब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर हमें लाभ का सूत्र लिखना हो तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो फिर क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि लाभ उस स्थिति में ही हो सकता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे ना तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, लाभ की होगी। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार तो लाभ ही हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है, 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर वस्तु को बेचा कितना गया है, 30 पेन को बेचा गया है। तो 30 पेन को बेचा जा रहा है तो यहाँ पर अगर हमें लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 30 पेन के विक्रय मूल्य में से यानी कि सेलिंग प्राइस में से 30 पेन का क्रय मूल्य घटाएंगे तो ही तो हमें पता लगेगा ना कि लाभ कितना हो रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, आप प्रश्न के अनुसार देखिए 10 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। यानी कि हमें 10 पेन का यहाँ पर क्या लिखना है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस लिखना है। इस तरह से यहाँ पर हमें इक्वेशन में लिखना है और अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 30 पेन का जो सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 10 पेन का विक्रय मूल्य, इसको हम लेके आएंगे यहाँ पर बाएं पक्ष में तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे और ये लिखा हुआ है 30 पेन का क्रय मूल्य, इसको ले जाएंगे हम यहाँ पर दाएं पक्ष में। तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन को हल करेंगे। फिर आप देखिए 30 पेन का विक्रय मूल्य और इसमें से हम घटा रहे हैं 10 पेन का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 पेन का विक्रय मूल्य और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 30 पेन के क्रय मूल्य की। तो अब हम यहाँ पर विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 30 ही रहेगा और ये जो 20 है ये चला जाएगा बट्टे में और यहाँ पर 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा अनुपात किसके बराबर, 3/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य कितना आया है, 3/2 आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, तो यहाँ पर ये कितना आया है, 3/2 आया है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि 3 यूनिट तो क्या है, विक्रय मूल्य है और 2 यूनिट क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये 1 यूनिट ज़्यादा है। क्योंकि विक्रय मूल्य 3 यूनिट है तो क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो लाभ हमें उससे ही तो पता लगेगा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है। 1 यूनिट का अंतर है तो 1 यूनिट का ही तो लाभ हो रहा है।
लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि किस तरह से हमें आंसर निकालना होगा। 1 यूनिट का लाभ हो रहा है और यहाँ पर हमें बट्टे में रखना होगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट है। तो बट्टे में हम लिखेंगे 2 और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे। और जब इसको हल किया जाएगा तो 2 से यहाँ पर 100 कट जाएगा 50 बार और आंसर आ जाएगा 50%। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 50% है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।